अर्लीस्ट सिटीज़। तो इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग किस तरीके से रहा करते थे और हमने इसकी खोज कब और कैसे की। इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 150 साल पहले, जब पाकिस्तान में स्थित पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस को बिछाया जा रहा था। वहाँ के इंजीनियर्स इस साइट को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उनके लिए तो ये एक रेडीमेड रिच सोर्स का खजाना साबित हुआ, जिसमें हाई क्वालिटी ब्रिक्स शामिल थीं। ऐसी हजारों ब्रिक्स को उन्होंने इस रेलवे लाइन को बिछाने में यूज़ किया और इसके साथ ही काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि उनमें से जितना हो सके उतने रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। इस घटना के करीब 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ आया कि ये जो साइट है ये कोई मामूली साइट नहीं है, बल्कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है, जो कि बहुत बड़ी खोज साबित हुई। क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया गया, इसीलिए उसकी आसपास की जितनी भी सिमिलर बिल्डिंग्स थी या जो भी चीज़ें पाई गईं, सबको हड़प्पन साइट्स के नाम से ही डिस्क्राइब किया गया। और ये माना गया कि ये जो सिटीज़ हैं ये करीब 4700 ईयर्स पहले डेवलप हुई होंगी। इन सिटीज़ की बनावट की बात करें तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करती थी। एक होता था सिटाडल और दूसरा पार्ट होता था लोअर टाउन। अब जो ये सिटाडल है इसे आप एक फोर्ट की तरह मान सकते हैं। जैसे किसी भी किंगडम में राजा की जो प्लेस होती है जहाँ पर राजा बैठा करता है वो थोड़ी ऊंचाई पर होती है, उसका दरबार भी एक स्पेशल प्लेस पे लगता है। इसे हम कुछ उसी तरीके से मान सकते हैं। तो ये यूजुअली वेस्टर्न साइड में होता था और काफ़ी ऊंचाई में होता था और ये कम एरिया घेरा करता था, ठीक है। और लोअर टाउन की हम बात करें तो ये काफ़ी वाइड एरिया में फैला हुआ होता था और ये ईस्टर्न साइड पे हुआ करता था। तो हम ये मान सकते हैं कि लोअर टाउन में जो नॉर्मल प्रजा होती होगी वो रहा करती होगी। इसके अलावा दीवारों को बेक्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था, यानी कि ईंटों को इतनी अच्छी तरीके से बेक किया जाता था कि हज़ारों साल बाद भी वो उसी रूप में टिकी हुई थी। और उन्हें एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा जाता था ताकि दीवारों की जो मजबूती है वो बनी रहे। इन सिटीज़ में से एक सिटी थी मोहेंजोदाड़ो। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बनी क्योंकि यहाँ के सिटाडल पर यानी ऊपरी पार्ट पर एक स्पेशल टैंक को कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया द ग्रेट बाथ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी, इसमें प्लास्टर किया गया था, वाटर को रिसाइकल करने की भी व्यवस्था थी और दोनों तरफ से टैंक तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को भी बनाया गया था और इसके आसपास रूम्स की भी व्यवस्था की गई थी और शायद इन्हें एज चेंजिंग रूम्स की तरह यूज़ किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम माने तो उनके अनुसार इस टैंक को कुछ इंपॉर्टेंट लोग स्पेशल ओकेजन्स पर यूज करते होंगे। अब इस सभ्यता के घरों की बात करें तो ये 1 और 2 स्टोरेज हाई होते थे, यानी 1 या 2 मंजिला घर हुआ करते थे और बहुत से घरों में एक सेपरेट बेडिंग एरिया भी मिला है और कुछ घरों में वेल्स की सुविधा भी मिली है। इसके अलावा जो आंगन होता था उसके आसपास भी रूम्स को बनाया गया था। जिस तरीके से किसी भी मॉडर्न सिटी को मैनेज और प्लान किया जाता है उससे भी बढ़कर शायद इन सिटीज़ की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बनाया गया, एक स्ट्रेट लाइन में और एक हल्की सी स्लोप दी गई ताकि जो पानी है वो प्रॉपरली ड्रेन में जा पाए। तो बेसिकली 3 टाइप की ड्रेन्स हमें मिली हैं। जो पहली है वो घरों से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। घरों के अंदर ही एक ड्रेन बना दी जाती थी जिसको फिर सड़कों पर जो ड्रेन्स बनी हुई होती हैं उनसे कनेक्ट कर दिया गया और अल्टीमेटली ये जाती थी सबसे बड़ी वाली ड्रेन में, ठीक है। इतना पक्का इनका ड्रेनेज सिस्टम था। और इसके अलावा ड्रेन्स को क्योंकि हमेशा कवर्ड रखा जाता था, देखिए कवर्ड रखा जाता था, इसीलिए छोटे छोटे होल्स बनाए गए थे जिनके द्वारा टाइमली इनको क्लीन भी किया जाए, ठीक है। अब क्योंकि इन तीनों की इतनी अच्छी प्रॉपर सिंक थी इसलिए ये माना गया है कि हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स इन तीनों को एक ही समय पे शायद बनाया गया होगा। देखिए हड़प्पन सिटी जो थी वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करती थी, लोग अलग अलग कामों में एंगेज रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास फ़ोन नहीं होता था तो उनके पास कोई काम नहीं था करने को, ठीक है।
तो कुछ लोग जो थे वो प्लान किया करते थे कि किस तरीके से स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए, और प्रोबेबली ये कौन होते होंगे, रूलर्स होते होंगे, है ना, क्योंकि जो हायर पोजीशन पे होता होगा वही ये सारी चीज़ें डिसाइड करता होगा। तो ये जो रूलर्स हैं ये कुछ लोगों को फिर भेजते होंगे अलग अलग जगहों पर, दूर देशों में, ताकि अच्छे मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और दूसरी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरी होती थी उनको लाया जाए, जिसमें से फिर कुछ अच्छी चीज़ें वो अपने लिए भी रख लिया करते होंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर और दूसरे जो बहुत ही प्यारे प्यारे मोती वगैरह उनको मिलते होंगे वो अपने लिए रख लिया करते होंगे। इसके अलावा हमें कुछ स्क्राइब्स भी मिली हैं, यानी लिखी हुई चीज़ें मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों को लिखना भी आता था, है ना। ऐसा नहीं था कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी एक अपनी लैंग्वेज थी। इसी चीज़ ने उन्हें फिर हेल्प किया सील्स को प्रिपेयर करने में, है ना, क्योंकि हमें हड़प्पन सील्स भी मिली हैं। वो शायद कुछ और सरफेसेस पे भी लिखते होंगे जो अभी तक सरवाइव नहीं किए और इसीलिए हमें नहीं मिल पाए हैं। देखिए ये है हड़प्पन सील, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये उनकी लैंग्वेज होगी कोई, राइट। और इसके अलावा वहाँ पर क्राफ्ट्स पर्सन्स भी होते थे और दोनों मेन वुमेन इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, जो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाया करते थे। जो लोग बाहर जाते होंगे वो फिर घर आकर बहुत सारी चीज़ों को लाते होंगे और कुछ स्टोरीज़ भी उन्हें पता होती होंगी दूसरे देशों के बारे में। हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते होंगे, क्योंकि हमें अलग अलग टाइप की चीज़ें वहाँ से मिली हैं, जिसमें से एक है टेराकोटा टॉयज़। ये देखिए इस तरीके के, जिनसे हमें पता लगता है कि जो बच्चे होंगे वो इनसे खेला करते होंगे। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी चीज़ें मिली हैं उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें स्टोन, शेल और मेटल से बनी हुई हैं। मेटल्स की बात करें तो देखिए कॉपर और ब्रॉन्ज जो है उनको वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने में यूज़ किया जाता होगा, और गोल्ड और सिल्वर जो है उनको भी वेसल्स में और ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा 3 बहुत ही अलग चीज़ें मिली हैं, जैसे बीड्स, ये जो मोती हैं वो मिले हैं, फिर वेट्स मिले हैं। देखिए ये स्टोन्स के बने हुए हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है और प्रॉपर वेट्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा ये जो ब्लेड्स हैं ये भी मिली है, इन्हें एज ब्लेड्स ये लोग यूज़ किया करते होंगे। मेहरगढ़ एक साइट है जहाँ के लिए ये माना गया है कि करीब 7000 साल पहले कॉटन को ग्रो करना शायद शुरू किया गया होगा। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की बात करें तो यहाँ से हमें कुछ क्लॉथ के पीसेस मिले हैं जो एक सिल्वर वाज की लिड में अटैच किए हुए थे, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से स्पिंडल वॉल्स मिले हैं जो टेराकोटा और फेंस से बने हैं। फेंस एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है जिसको पॉलिश किया जाता है, एक शाइन दे दी जाती है, चमक दे दी जाती है और फिर एक रूप उसे दे दिया जाता है। और जबकि टेराकोटा क्या है, ये नेचुरल है ना, नेचुरली जो क्ले होती है उसको बेक कर दिया जाता है और एक शेप दे दिया जाता है इसको भी, और ये वॉल्स को फिर थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज़ किया जाता था, यानी प्रॉपर जो बुनाई वगैरह होती है वो भी यहाँ पर की जाती थी। देखिए एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हमें मिला है वो है ये द बेयर्डेड मैन, ठीक है। ये जो हमें मटेरियल मिला है ये बहुत ही अच्छा एविडेंस है उनकी कला का, जिससे हमें पता चलता है। देखिए कितने इंट्रिकेटली इस बेयर्ड को बनाया गया है, फिर ये शॉल ओढ़ी है, इसमें प्रॉपर डिज़ाइन बनाई गई है, जो फेशियल फीचर्स है वो भी कितने अच्छे से बनाए गए हैं। तो ये किसी स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है। इसके अलावा भी जिस तरीके से स्टोन्स को कट किया गया है, जिस तरीके से बीड्स को पॉलिश किया गया है और सील्स को जिस तरीके से बनाया गया है, ये कोई भी इंसान तो नहीं कर सकता। जो इस काम में बहुत अच्छे से ट्रेंड हो ये वही कर सकता है। तो वहाँ के लोगों को ये कला आती थी और दोनों मैन वुमेन ये करते थे। खैर ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है, पर वहाँ के लोग बहुत अच्छे क्राफ्ट्स पर्सन थे, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए रॉ मटेरियल्स की बात करें तो हम तो ये जानते हैं कि जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं हम उन्हें रॉ मटेरियल्स कहते हैं। फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, राइट। लेकिन जब हम हड़प्पन लोगों की बात करते हैं तो ये लोकली जो इनको चीज़ें अवेलेबल थी उसको तो यूज़ करते ही थे, और वो दूसरी जगहों से भी काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स को लाते थे। तो अब ये लोग कहाँ जाते होंगे अपने रॉ मटेरियल्स की खोज में? कॉपर की बात करें तो ये शायद राजस्थान से या ओमान, वेस्ट एशिया से लाते होंगे। टिन,
जो ब्रॉन्ज को बनाने में यूज़ किया जाता था, टिन और कॉपर को मिला के फिर ब्रॉन्ज बनाया जाता था। तो टिन को कहाँ से लाया जा सकता होगा? अफगानिस्तान से या ईरान से ये लोग लाते होंगे। और गोल्ड की हम बात करें तो हमारे देश के कर्नाटका से शायद गोल्ड आता होगा। और प्रेशियस स्टोन्स की बात करें तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से शायद ये लोग लाते होंगे। ऐसे एविडेंसेस इन जगहों पे भी मिले होंगे, इसीलिए ये बात भी की जा रही है, क्योंकि ट्रेड के एविडेंसेस मिले हैं। हड़प्पन जो थे वो ट्रेड करते थे, तो इसीलिए ये माना जाता है कि दूर जाके भी ये लोग रॉ मटेरियल्स लाते थे। जिस तरीके से आज के समय में कुछ लोग गांव में रहते हैं और कुछ लोग सिटीज़ में बस गए हैं, उसी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ लोग सिटीज़ में रहते थे और कुछ कंट्री साइड यानी गांव की तरफ रहते थे, जो क्या करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, एनिमल्स को रेयर करते थे। और फिर यही फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो क्राफ्ट्स पर्सन तक, या जो स्क्राइब्स जो लिखने वाले लोग थे, या सिटी के जो रूलर्स थे, उन तक खाने को सप्लाई करते होंगे। यहाँ पर जो प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं, हमें उससे ये पता चलता है कि हड़प्पन शायद वीट को उगाते होंगे, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, इन सारी चीज़ों को ये लोग कल्टीवेट करते होंगे। तो प्लाव एक ऐसी चीज़ थी जिसका शायद यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि हमें टॉयज़ के रूप में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। तो इसी को फिर डिग करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, सीड्स को प्लांट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। और जो ये प्लाउस थे ये वुड के बने होंगे, इसीलिए शायद सरवाइव नहीं किए गए हैं, लेकिन इनके जो टॉय मॉडल्स हैं वो हमें मिले हैं। अब क्योंकि इस रीजन में हैवी रेनफॉल भी नहीं हुआ करता था, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग इरिगेशन भी करते होंगे, यानी वाटर को स्टोर करके फिर उनको फील्ड्स में सप्लाई किया जाता होगा ताकि क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। एक टॉय प्लाव भी मिला है। और प्लाव की बात करें तो जनरली जो मेन हैं कुछ कम्युनिटीज़ में, या फार्मिंग कम्युनिटीज़ की बात करें तो मेन ही इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ मेन ही इसका यूज़ करते थे। ठीक है, ऐसी कोई कस्टम्स की हमें कोई एविडेंस नहीं मिली है। हो सकता है मेन वुमेन दोनों इसका यूज़ करते हों। फार्मिंग की तरह हमें ये भी पता है कि हड़प्पन्स रेयरिंग में भी इन्वॉल्व थे, है ना, जैसे शीप, गोट, बफेलो को ये लोग रेयर करते थे। और वाटर एंड पैस्चर्स भी उनके पास अवेलेबल थे, यानी कि जो इन कैटल को चराने के लिए जहाँ पर ले जाया जाता है वैसी जगह भी इनके पास थी। हालांकि जो ड्राई समर के महीने होते थे उसमें इन एनिमल्स के बड़े झुंड को फिर बहुत दूर तक ले जाना पड़ता था पानी की खोज में। इसके अलावा वो बेर जैसे फ्रूट्स को भी कलेक्ट किया करते थे, फिशिंग करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी किया करते थे। एक और साइट थी ढोलावीरा, जो खदीर बेट पर लोकेटेड है और ये रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल की अवेलेबिलिटी थी। जहां हमने देखा था कि मेनली जो सिटीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वहीं ढोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और हर एक पार्ट बहुत ही बड़े स्टोन वॉल से सराउंडेड था, जिसमें एंट्रेंस गेटवेज बनी हुई थी। इसके अलावा एक लार्ज ओपन एरिया भी था, जहां पे माना जाता है कि पब्लिक सेरेमनीज शायद कंडक्ट की जाती होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही लार्ज लेटर्स में हड़प्पन स्क्रिप्ट में वाइट स्टोन पर कार्विंग मिली है, और कुछ शायद वुड पे भी की होंगी जो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाई हैं। ये काफ़ी यूनिक फाइंडिंग थी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी हड़प्पन राइटिंग्स पाई गई वो काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट्स पर की गई थी, जैसे सील्स हमने देखा था ना, एक छोटी सी सील पे ही उसकी लिखावट थी। तो यहाँ पर लार्ज लेटर्स में हड़प्पन स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था। ढोलावीरा के अलावा गुजरात की ही एक और साइट थी जो थी लोथल। ये साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी के पास बसी हुई सिटी है, जो गल्फ ऑफ खंबात के पास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एरिया है ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना जहाँ पर स्टोन, शेल और मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाया जाता होगा। और एक स्टोर हाउस भी सिटी में मिला, और बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स को यहाँ पर पाया गया। तो ये एक डॉकयार्ड के रूप में उस समय पे सर्व करता होगा, जहाँ पे सामान आता होगा, क्योंकि ट्रेडिंग तो होती ही थी, है ना। और देखिए स्टोर हाउस है वो भी सील्स और सीलिंग्स का, तो भारी मात्रा में यहाँ पे कमर्शियल ट्रेडिंग की जाती होगी, है ना। सामान का लोड अनलोड होना यहाँ पर होता होगा। अब इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया।
अब तक जो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने देखी, अब वो धीरे धीरे सारी बातें रुकने लगी। 3900 ईयर्स पहले ही एक चेंज आने लगा। क्या होने लगा कि जो लोग थे उन्होंने इन सिटीज़ में रहना ही बंद कर दिया। जो राइटिंग, सील्स और वेज जो इतने अच्छे तरीके से बने थे, अब उनका यूज़ होना ही बंद हो गया। जो रॉ मटेरियल्स इतनी भारी मात्रा में आते थे, अब वो भी कभी कभार आने लगे। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो जो इतनी अच्छी सिटी थी, उसकी तो बुरी हालत हो गई। वहाँ पे स्ट्रीट्स पर गार्बेज पाइलअप होने लगा। जो ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था वो टूटने लगा, और जो नए नए हाउसेस भी बन रहे थे वो अब बहुत ही बेकार तरीके से बन रहे थे, और इसमें से कुछ घर तो स्ट्रीट्स पे भी बनने लगे। तो इतनी बुरी हालत इस जगह की अब हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कोई एक रीज़न नहीं मिला है, इसका कोई ठोस रीज़न हमें नहीं मिल पाया है कि ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई। ये रहस्य ही बना हुआ है। कुछ के अनुसार रिवर्स शायद सूख गई होंगी, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे लोगों ने रहना छोड़ दिया, या डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, क्योंकि आसपास की रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर फिर जो पेड़ वगैरह हैं वो अब नहीं बचे होंगे, क्योंकि फ्यूल वगैरह जो है वो बहुत भारी मात्रा में शायद यूज़ किया जाता होगा, है ना, क्योंकि जो ईंटें थी वो पूरी तरीके से बेक की जाती थी, इस वजह से शायद डिफॉरेस्टेशन हुआ हो। इसके अलावा बहुत भारी मात्रा में कैटल, शीप, गोट इनको चराया जाता था, है ना, तो इनके वजह से जो ग्रीन कवर होगा वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। इसके अलावा शायद कहीं पर फ्लड्स आए होंगे। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनके वजह से माना जाता है कि ये सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। ये भी माना गया है कि जो रूलर्स हैं वो अपना कंट्रोल खो बैठे होंगे, जिसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो गया। और सिंध और वेस्ट पंजाब की जो साइट्स थी, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, वहाँ से लोग भागने लगे। मतलब अबैंडन इन द सेंस कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भागने लगे नई जगहों पे, जो छोटी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे। और किस तरफ जाने लगे? ईस्ट और साउथ की तरफ। इसके बाद करीब 1400 ईयर्स बाद में हमें न्यू सिटीज़ के बारे में पता चलता है। बीच का जो टाइम है उसमें क्या हुआ, कैसे सभ्यता ख़त्म हो गई, ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं चल पाया है। तो इन नई सिटीज़ के बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर पूरा होता है। हम मिलेंगे 4th चैप्टर के साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।